As India starts its G20 presidency, the world's fastest growing economy endures geopolitical change, making it pertinent to analyze what lies ahead. Times Network, through its flagship platform India Economic Conclave, continues the legacy of championing the economic agenda of the country. The ninth edition of the India Economic Conclave focused on India as the emerging third superpower. It harnessed conversations to transform India's economic aspirations into action through specially curated sessions of thinkers, policymakers, economists, business leaders, and global influencers. The event not only got to witness the thought-provoking idea towards the development of the nation, but also experience an immersive performance by three-time Grammy Award winner Ricky Cage. Join hands and sing this world song. Reach out, let us join hands and sing this one song. In this episode, Chief Minister of Uttarakhand Pushkar Singh Dhami gave exclusive insights in a special conversation with Group Editor Times Network and Editor-in-Chief Times Now Navbharat Navika Kumar. आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब। मैं पूछना चाहती हूं पुष्कर सिंह धामी, आपके सामने हमेशा एक चुनौती रहती है। इस वक्त बारिश और बारिश की वजह से जो आपदा है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इस वजह से उत्तराखंड में भी तमाम उत्तरी भारत की तरह कहीं ना कहीं संकट का दौर है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस वक्त आप जायजा जब ले रहे हैं, कैसी स्थिति है और क्या गंगा में, ऋषिकेश, हरिद्वार में स्थिति किस तरह की बनी हुई? जी नमस्कार, आपका धन्यवाद। एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा उत्तराखंड राज्य या हिमालय के जो राज्य हैं उनको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है। और इस वर्ष अतिवृष्टि के रूप में अत्यधिक बारिश, मानसून की अत्यधिक सक्रियता के कारण से जहां पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, भू धसाव, सड़कों का मार्ग संपर्क कट जाना, ऐसे अनेक प्रकार के जो नेटवर्क है वो नेटवर्क जो है बीच बीच में लॉस हो जाना, ये सब हमारे लिए आपदा का समय बड़ा कठिन होता है। इस वर्ष अभी हरिद्वार जनपद में भारी वर्षा के कारण से काफ़ी जलभराव हुआ है और धीरे धीरे अब कम भी हो रहा है, लेकिन चूँकि काफ़ी बड़े क्षेत्र में 10-12 फुट पानी लोगों के घरों में घुस गया था, जिसके कारण से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों का मार्ग भी ख़त्म हो गया, बीच में सड़क मार्ग भी लोगों का टूट गया। इसी प्रकार से अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वह भी ऐसे समय में आपदा प्रबंधन विभाग और हम सब लोगों ने स्वयं मैदान में जाकर, स्वयं उनके बीच में जाकर उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम किया है। और हमने सभी प्रशासन के लोगों से भी कहा है कि आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनको जो हर संभव सहायता हो सकती है वो हर संभव सहायता उनको उपलब्ध कराई जाए। इसी बीच कावड़ यात्रा भी चल रही थी और कावड़ यात्रा में भी चूँकि एक बड़ी चुनौती हो गई, जितने पार्किंग स्थल थे, सड़क मार्ग थे, सभी जगह पर जल भराव हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो गई है और 4 करोड़ से अधिक की संख्या में शिव भक्त कावड़िए गंगा जी का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर चले गए हैं। और अभी चूँकि अब पिछले दिनों से मानसून की सक्रियता कुछ कम हुई है तो धीरे धीरे जनजीवन सामान्य होने की ओर आगे बढ़ रहा है। धामी जी, आपने खुद आगे बढ़कर रेस्क्यू एफर्ट्स में काम किया है, आप खुद रेस्क्यू बोट्स में गए हैं। आप एक ऐसे लीडर हैं जो बिल्कुल सामने जाकर काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो रिपोर्ट्स हैं कि राज्य के कुछ रोड्स, 8 डिस्ट्रिक्ट के रोड्स, बॉर्डर रोड्स और 223 गांव के जो सड़कें हैं उन सब पर कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड से ब्लॉकेज है या किसी न किसी वजह से ब्लॉकेज हुई है। ये सारी स्थिति सामान्य कैसे होगी? किस तरह से जन माल की रक्षा होगी? और पहले से अतिक्रमण का एक दौर रहा है, उत्तराखंड हो या बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं हिमाचल जैसे, जिनकी वजह से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जन माल का नुकसान हर साल होता है। इसके लिए राज्य क्या कदम उठाएगा?
देखिए अभी तो आपदा प्रबंधन विभाग हो, हमारा एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, बीच में सेना के लोगों ने भी आकर अपना काम किया है, और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग हैं, जिला प्रशासन ने सभी लोग मिलकर जो सड़कें बंद हो गई हैं और उन सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सभी लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी इसमें लगा हुआ है, अन्य डिपार्टमेंट भी लगाया, बीआरओ के लोग भी विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, जबकि ये एक ऐसा समय होता है, ऐसे समय में सड़कें अक्सर जो है बंद हो जाती हैं, भूस्खलन हो जाता है, कहीं कहीं पर तो सड़कें पूरी की पूरी जो है धंस जाती हैं या चली जाती हैं अपने स्थान से, नया रास्ता बनाना पड़ता है। तो उसको सामान्य करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, एक दूसरे का समन्वय कर रहे हैं, संपर्क करके आपस में मिलकर जो है स्थितियों को सामान्य करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी, आप सुर्खियों में बने रहे हैं कुछ हफ्तों से, और सुर्खियों का कारण ये भी है कि इन तमाम राहत कार्यों के बीच में कहीं ना कहीं एक चर्चा में आपका राज्य रहा है, उत्तराखंड रहा है। वो चर्चा इस वजह से है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कहीं ना कहीं एक मंशा है और कुछ उसमें कदम भी बढ़ाए जाने हैं। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि आपने एक कमेटी का गठन किया था और उनकी रिपोर्ट आनी थी 15 जुलाई तक। ये रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है? अभी रिपोर्ट का संकलन कमेटी ने कर लिया है। 1 साल से ज़्यादा का समय कमेटी का हो गया है और कमेटी ने 2,35,000 लोगों से उनके विचार लिए हैं। विभिन्न राजनीतिक संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, उन सभी से उन्होंने उनके विचार लिए हैं और स्टेक होल्डर से भी वार्ता की है और उनका ड्राफ्ट संकलित हो गया है, लेकिन अभी हमको प्राप्त नहीं हो पाया है। जैसे ही उनका संकलन पूरा होकर उसको लिखित में वो हमको दे देंगे तो उसके बाद हम उसको आगे की कार्रवाई में अमल में लाएंगे। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? असेंबली का सेशन बुलाने का कोई विचार है आपका? अब देखिए, ड्राफ्ट चूंकि अभी हमको मिला नहीं है, ड्राफ्ट मिलने के बाद जो विधि के अनुसार जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो उनकी राय होती हैं, उसका परीक्षण होने के बाद उसको जो भी आगे की जो राज्यों के लिए जो प्रावधान है भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में, उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। धामी जी, जहां तक इस पूरे कमेटी का रिपोर्ट है, जो हमारे सामने आए हैं कुछ हिस्से, उसमें ये लिखा गया है कि शादी के लिए बढ़ाई जाएगी लड़कियों की उम्र और ये उम्र सामान्य होगी 21 वर्ष की। बल्कि इसमें ये भी कहा गया है कि डाइवोर्स वगैरह के जो प्रावधान रहेंगे वो महिलाओं और पुरुषों के लिए सिमिलर रहेंगे। कुछ लोगों ने ये भी जिक्र किया है कि जो पॉलीगैमी है, यानी कि अनेक विवाह कर लेने की एक जो कहीं ना कहीं एक वर्ग में इजाज़त होती है, उस पर भी बैन लगेगा। इनहेरिटेंस यानी कि वसीयतनामे में भी लड़कियों का और लड़कों का, पुरुषों का, महिलाओं का सेम हक रहेगा। क्या ये सभी प्रावधान यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी तैयारी है मानसिक स्थिति से? देखिए नाविका जी, अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि समान नागरिक संहिता किसी को मैं कहूँ बेवजह परेशान करने वाला कोई ऐसा कानून नहीं बनने जा रहा है। ये सबके सशक्तिकरण के लिए लाया जा रहा है और इसमें बहुत विद्वान लोग काम कर रहे हैं। इस कमेटी में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी उनकी अध्यक्षता में है। उन्होंने और उनके साथियों ने बहुत लोगों से विचार लिए हैं, बहुत प्रकार के प्रक्रियाओं से भी ये गुजरे हैं, लोगों के बीच में भी गए हैं और ये मानिए कि जो सबकी राय आएगी उसके आधार पर स्टेक होल्डर्स की भी राय ली गई है, जो लोग भी इससे प्रभावित होने वाले हैं उसी के अनुरूप उसमें सब चीज़ें डाली गई हैं और एक बार ड्राफ्ट आएगा तो ही उसमें ठीक प्रकार से कुछ कहा जा पाएगा।
आप हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले, यूसीसी को लेकर कोई खास चर्चा हुई? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मैं नियमित रूप से राज्य के काज को चलाने के लिए अक्सर उनका मार्गदर्शन लेता हूं, और उसी कड़ी में पिछले दिनों भी मैं मिला था। और राज्य के अंदर चार धाम यात्रा चल रही है, राज्य में कांवड़ यात्रा चलने वाली थी, और बहुत सारे अनेकों जो ऐसे काम हैं, चाहे वो बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से इन सभी विषयों पर स्वयं समीक्षा करते हैं, और प्रत्येक माह दर माह जो है वो इस पर समीक्षा की प्रगति के बारे में भी जानकारी करते हैं। तो उन सब विषयों पर मैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से दोनों से ही जो है मार्गदर्शन लेता रहा हूँ। आपके कहने का मतलब यूसीसी पर बिल्कुल कोई चर्चा नहीं हुई? कुछ तो साझा करिए हमारे दर्शकों के साथ। जी, यूसीसी हो या अन्य विषय हो, सभी विषयों पर, चूँकि आप जानती हैं हम लोग एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें मिशन के रूप में सारे काम होते हैं, और एक कार्यकर्ता के नाते हमारा जो हाई कमान होता है या उच्च नेतृत्व होता है, उसका हर चीज़ में मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और जो भी ऐसे मुद्दे आते हैं उस पर निश्चित रूप से चर्चा भी होती है। धामी जी, आप साझा नहीं कर रहे हमसे, तो मैं ये पूछती हूँ, गोवा के बाद क्या उत्तराखंड इस देश का दूसरा राज्य होगा जहाँ यूसीसी इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उत्तराखंड के स्थापना के बाद पहली बार ऐसा एक उत्तराखंड की जनता ने इतिहास बनाया कि किसी भी राजनीतिक दल को लगातार 2 बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमने भी, चूँकि जब आम चुनाव में हम गए थे विधानसभा के, उस समय देवतुल्य जनता उत्तराखंड की उनके सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले यूसीसी के लिए ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी को बनाएंगे। और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मानते हुए कि उन्होंने इस पर मोहर लगाई है, अपना मैंडेट दिया है, और हमने कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपना काम संपूर्ण तरीके से पूरा कर लिया है, और जैसे ही मिलेगा तो आप निश्चित मानिए कि हम उस पर आगे बढ़ने वाले हैं, और बहुत जल्दबाजी में भी हम कुछ नहीं करने वाले हैं, और बहुत देर भी इसमें नहीं होने वाली है। धामी जी, अब तो एक और चुनाव की तैयारी हो रही है। विधानसभा के चुनाव के बाद अब बारी है लोकसभा के चुनाव की 2024 में। आपको लगता है कि इस बार जो चैलेंज होगा विपक्ष का, कुछ बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी की तरफ? विपक्ष के पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है, और आज पूरे देश के लोग जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर अपनी आस्था रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं, और उन्होंने अपने 9 सालों के कालखंड में जिस प्रकार से भारत के हर वर्ग के उत्थान के लिए और बिना किसी भेदभाव के उन्होंने केवल विकास का काम किया है, और जो योजनाएं भारत के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत थी, उन सब योजनाओं को उन्होंने लागू किया है, और लोगों का एक संबंध उनके साथ लगातार प्रगाढ़ होता गया है। आप स्वयं देखिएगा कि 2014 के जो चुनाव थे, उस चुनाव में मत प्रतिशत जितना था उससे ज़्यादा 2019 में बढ़ा, और 2019 में जो मत प्रतिशत था 2024 में उससे ज़्यादा बढ़ने वाला है। और विपक्ष के लोग एकत्र जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे दूल्हा बनने के लिए 26 के 26 राजनीतिक दल दूल्हा बनने के लिए इस बैठक में आए हुए हैं। इसमें से कोई भी बाराती नहीं बनना चाहता है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, और यहाँ से जो शुरुआत होती है वो पूरे देश के अंदर जाती है। यहाँ देवों की भी इच्छा है, यहाँ के लोगों की भी इच्छा है। यहाँ जिस प्रकार का प्रधानमंत्री जी का यहाँ से जुड़ाव है, जो रिश्ता है, जो एक भावनात्मक लगाव है उत्तराखंड के लोग उनको, जिस प्रकार की योजनाएं उन्होंने 2014 के बाद यहाँ के लिए दी हैं, वो कभी पहले संभव नहीं थी, जो अब संभव हुई हैं। इसलिए कोई उनको अपने बेटे के रूप में, कोई भाई के रूप में, और कोरोना महामारी के दौरान तो लोगों ने उनको एक अभिभावक के रूप में देखा है। और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का जिस प्रकार से मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान बढ़ी है, वो हर एक भारतवासी के लिए आज गौरव की बात है। इसलिए लोग विदेशों में भी जो प्रवासी भारतीय हैं वह भी देख रहे हैं कि पहले कैसी स्थिति होती थी और आज कैसी स्थिति है। इसलिए अंतर
फर्क साफ है। इसलिए कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी इस बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन धामी जी, विपक्ष का कहना है महंगाई अपनी जगह है, बेरोजगारी अपनी जगह है, आम आदमी की जो जद्दोजहद है वो अपनी जगह है, कुछ भी नहीं बदला। और उनका तो ये भी कहना है कि आज जो है लोकतंत्र खतरे में है। इन सब के बीच में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक क्लेम होगा, तो क्या दिक्कतें भाजपा के लिए ज़्यादा नहीं होंगी? देखिए, ऐसे समय में जब दुनिया की इकोनॉमी बड़े बड़े देशों की गड़बड़ा गई, देश अव्यवस्थित हो गए, महामारी के बाद दुनिया के विकसित कहे जाने वाले देश भी जो है पूरी तरह से संकट में आ गए। ऐसे समय में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 11वें नंबर से 5वें नंबर की हो गई है, और देश के अंदर इतने सारे गरीब कल्याण के कार्यक्रम चले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन भारत के अंदर चला है। 2020 मार्च से प्रारंभ होकर गरीब परिवारों के लिए 2 टाइम का उनके घर को भोजन मिलता रहे, उनका चूल्हा जलता रहे, गरीब कल्याण अन्न की योजना मार्च 2020 से जो चली थी आज भी वो चल रही है। तो इसलिए देश के लोग देख रहे हैं, और मोदी जी ने जो भी काम किया है, चाहे शौचालय देने का काम किया हो, चाहे लोगों को गैस के चूल्हे देने का काम किया हो, या जनधन के खाते देने का काम किया हो, एक से एक ऐसी योजनाएं, चाहे हर घर को नल से जल देने का काम हुआ हो। आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 5 लाख रुपए की हर व्यक्ति को देश के अंदर उसके इलाज की गारंटी देने का काम हुआ हो। तो ये सब चीज़ें देश की जनता भली भांति देख रही है, और इनका समय भी देश की जनता ने देखा है, जिन्होंने देश की आज़ादी के 75 सालों में से लगातार 55-60 सालों तक जिनके परिवार का और जिनकी पार्टी का देश के अंदर शासन रहा है, उन्होंने कभी गरीबी को नहीं हटाया, अलबत्ता गरीबी हटते उनके समय में चले गए हैं। इसलिए यह भी फर्क साफ लोगों को दिखाई देता है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी की जो विश्वसनीयता है, मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, जो एक बंधन है आम जनता और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, वो बहुत मैं कहूँगा कि बहुत कड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है। इसलिए कहीं कोई संदेह जैसी स्थिति नहीं है। तो फिर एनडीए की एक भगदड़ सी मची है कि आप एनडीए के भी पार्टनर्स, अलायंस पार्टनर्स लाने की कोशिश में हैं। पिछले 9 सालों में तो कभी इतनी भगदड़ नहीं रही, जो जाता है उसे जाने दिया। अब अलायंस पार्टनर्स को जोड़ा जा रहा है, और एक कंपटीशन सा हो गया है कि विपक्षी एकता में अगर 24 से 26 पार्टियां हैं तो हमारे पास 30 हैं। ये क्या साइन ऑफ नर्वसनेस नहीं है? नहीं, भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। लोग स्वयं जुड़ रहे हैं, लोगों को पता है कि भारत का भविष्य किसके साथ है, और उनका जो भविष्य है वो किनके साथ सुरक्षित रहने वाला है, या किनके साथ देश की सुरक्षा में हाथ बढ़ाया जा सकता है, देश के विकास में हाथ बढ़ाया जा सकता है, देश के उत्थान में आगे आया जा सकता है। तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ और मोदी जी के साथ आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। धामी जी, जाने से पहले मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि 24 के चुनाव में आपके सामने एक और चुनौती होगी, और बल्कि पुष्कर सिंह धामी का नाम ही चुनौती के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 मुख्यमंत्री बदल चुके थे, आप तीसरे बनकर आए, 6 महीने में आपने चुनाव का सामना किया, बीजेपी दोबारा चुनकर आई, अब आपके सामने एक नेचर की आपदा का भी चुनौती रहती है, और अब चुनाव की भी चुनौती है। पुष्कर सिंह धामी किस तरह से इस चुनौती की तरफ बढ़ेंगे, और क्या एक बार फिर उत्तराखंड में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, और यहाँ के रहने वाले सभी देवतुल्य लोगों की, देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमने सभी चुनौतियों का सामना किया है, और सामना ही नहीं किया है बल्कि इन चुनौतियों पर हमने एक तरह से पार भी पाई है। और मेरा जो भी कालखंड रहा है, जब से मुझे दायित्व ये मिला है, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन से उन सभी चुनौतियों पर सामना करते हुए सफलतापूर्वक हम निर्णायक रूप से आगे बढ़े हैं। बहुत सारे हमने फैसले लिए हैं, बहुत सारे
अलग अलग विषयों पर काम किया है, अनेकों चीज़ों पर हम आगे बढ़े हैं। और जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, 2024 का चुनाव, चूँकि उत्तराखंड की जनता आदरणीय मोदी जी से बहुत भावनात्मक रूप से उनका संबंध है, इसीलिए उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा इतिहास, एक मिथक, एक नया इतिहास बनाने का काम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार बड़े बहुमत से सत्ता में आने का उन्होंने यहाँ पर मार्ग प्रशस्त किया। और 2024 के चुनाव में, 2014 में भी 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी जीती थी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। 2019 में भी उससे बड़े अंतर से, जितना 14 में था उससे अंतर 19 में बढ़ा, और आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ा समर्थन उत्तराखंड की जनता ने दिया। और 2024 में निश्चित रूप से यहाँ की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनकी शुभकामनाओं से यहाँ की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे प्रिय नेता आदरणीय मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह कहीं नहीं है। धामी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव के नज़दीक हम आपसे फिर रूबरू हों और दर्शकों को आपकी बातें और दर्शकों के सवाल आप तक ज़रूर पहुंचा पाएं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद।